नमस्कार, मैं कुलदीप पंवार आपका डीएनए में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे साथी आदित्य प्रकाश यहां मौजूद हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान की, जो 20 मई को होने जा रहा है। अभी तक 379 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आगे कुछ ही सीटें अब बची हुई हैं। 3 चरण का चुनाव बचा हुआ है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा, जो बेहद खास माना जा रहा है, खास करके भाजपा के नजरिए से, क्योंकि यह माना जा रहा है कि ये वो राज्य हैं जहां पर भाजपा थोड़ी मजबूत रहती है। तो ऐसे में क्या होने जा रहा है, किन राज्यों में चुनाव, कितनी सीटें हैं, यह हम आपको बताएंगे और बताएंगे क्यों ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के लिए यह चरण बेहद खास होने जा रहा है। आदित्य, आप बताइए कैसे, मतलब ये चरण भाजपा के लिए खास हो सकता है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो पांचवा चरण है वहाँ पे ज़्यादातर जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि 14 की लोकसभा की सीटें हैं और बिहार में भी 5 लोकसभा की सीटों पे वोटिंग होने जा रही है। तो इन जगहों पे वैसे भी माना जाता है जो हिंदी हार्टलैंड है वो भाजपा के लिए बहुत ही अहम माना गया है। और भाजपा, अगर आप देखें 2014 में या 2019 में, भाजपा को वहाँ पे अच्छी खासी सफलता हासिल हुई है। दूसरी बात है कि राम मंदिर को एक मुद्दा बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वही राम मंदिर अयोध्या, जहाँ जिस यूपी में है, उसी यूपी में 14 लोकसभा की सीटों पे वोटिंग होने जा रही है। वो बात है। दूसरा, एक गैंगेटिक प्लेन में माना जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शुरुआत की थी। अगर देखा जाए, कैडर वहाँ के बहुत स्टार्टिंग से ही मजबूत रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें कि पश्चिम बंगाल की हम बात करें, तो पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। हालांकि बीच में भारतीय जनता पार्टी वहाँ बिल्कुल ही अप्रासंगिक हो गई थी लंबे वक्त तक, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहाँ पे विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल ही जोर शोर से लगी हुई है, तो वहाँ पे मतलब विन विन सिचुएशन में बीजेपी है। हाँ, आपको बता दें कि कहां पर कितनी सीटें, अगर हम इस चीज की बात करें तो इस चरण में, 5वें चरण में 49 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर, ओडिशा में 5 सीटों पर, बिहार में 5 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटों पर, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर, लद्दाख की 1 सीट पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होना है। जहां तक मुझे लगता है कि हम, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर बीजेपी की अपनी पहचान इस समय नहीं है। हालांकि अगर हम चुनौती की बात करें तो उड़ीसा में बीजेपी के मुकाबले बीजेड ज्यादा मजबूत रहती है। पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर टीएमसी का गढ़ है और कांग्रेस और वामपंथी दल भी वहां पर चुनौती देते हैं। लेकिन यदि हम पिछले चुनावों की बात करें तो क्या आदित्य नहीं लगता है कि बीजेपी, मतलब इन राज्यों में भी चुनौती देने में सक्सेसफुल रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो मेन सबसे ज़्यादा जो फायदा मिल रहा है अभी फिलहाल, चाहे वो उड़ीसा की बात आप करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, कि देखिए कभी ये हमेशा ही हुआ है, जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं उनको एक फ़ायदा मिलता है क्योंकि उनके पास एक मैकेनिज्म है जो स्ट्रांग होता है। आप अब उड़ीसा की अगर बात कर रहे हैं, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम वो ऐसा दिखने को तो मिल रहा है कि कम से कम कि वो कांग्रेस से ज़्यादा आगे है वहाँ पे। बाकी जो बीजेपी है वहाँ पे लंबे अरसे से वहाँ पे सत्ता में है, बीजू जनता दल। तो वहाँ पे, और एक खास बात उड़ीसा को लेकर अगर हम बताना चाहेंगे कि वहाँ पे विधानसभा का जो चुनाव है वो भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होने जा रहा है। तो जो वहाँ पे हमेशा ही पैटर्न रहा है कि बाकी राज्यों में क्या होता है कि लोकसभा का जो वोटिंग पैटर्न होता है वो विधानसभा के वोटिंग पैटर्न से डिफरेंट होता है, लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक जैसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। लंबे लंबे टाइम से बीजेड वहां पर मजबूत वहाँ पे पार्टी है। रही है। लगातार विधानसभा और लोकसभा दोनों में बीजेड का वर्चस्व रहा है। एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था उड़ीसा, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस वहां पर इतना पिछड़ चुकी है कि उसके कैंडिडेट्स ने भी कई ने इस चुनाव में अपने टिकट तक वापस कर दिए हैं। जी बिल्कुल, नाम वापस। मेन बात यही है ना कि जो कांग्रेस पार्टी है बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुकी है। मतलब बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, अभी वो लगातार प्रयासरत है, लेकिन जो मेन लड़ाई है अगर उड़ीसा की बात करें तो बीजेपी और बीजेडी में ही है। और जैसे आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त तक जो वामपंथी पार्टियां थी, चाहे वो सीपीएम हो या सीपीआई हो या सीपीआई एमएल हो, वो सब बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन इस समय बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। ये नौबत आ गई कि उनको कांग्रेस पार्टी के साथ वहाँ पे समझौता करना पड़ा है। वो गठबंधन में आए हैं दोनों, इंडिया अलायंस के तहत।
और वहाँ पे जो मेन लड़ाई है, आप जैसा कि देख सकते हैं, रोज खबरों में हम पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है टीएमसी वर्सेस बीजेपी की। पिछले चुनाव का भी अगर हम बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा वहां पर 18 सीट जीतने में सफल रही थी। 42 सीटें पश्चिम बंगाल में आती हैं, जिनमें से 18 सीटें भाजपा जीतने में सफल रही थी। और अगर विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी भाजपा इससे पहले बिल्कुल लगभग शून्य के बराबर, मतलब 2-4 सीटों पर ही सिमटी रहती थी। लेकिन इस बार भाजपा 77 सीटें जीती थी विधानसभा चुनाव में भी, जिससे माना जा सकता है कि बीजेपी वहां पर प्रोग्रेस में है, टीएमसी को चुनौती देने वाली पार्टी बन रही है। हालांकि टीएमसी बहुत मजबूत पार्टी है और उसका एक बहुत बड़ा कैडर भी है पश्चिम बंगाल में। और लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से ममता बनर्जी ने कल कांग्रेस को, इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने की बात कही है, कहीं ना कहीं वो चाह रही हैं कि उनको भी समर्थन मिले। देखिए, जब ये बात हो रही थी कि टीएमसी को इंडिया अलायंस में जाना चाहिए, तो टीएमसी के लिए कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अगर आप विचारधारा की बात करें तो वो मिलती जुलती विचारधारा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि टीएमसी को खुद को ये भी दिखाना है कि वो वामपंथी दलों के साथ नहीं है, और इंडिया अलायंस में वामपंथी दल हैं शामिल। इसलिए उन्होंने खुद को उनसे दूर रखा है, अलग रखा है, क्योंकि बंगाल में उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है, वैसे कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और उसके अलावा जब उन्होंने एक संभावना जताई है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो बाहर से समर्थन देंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो कांग्रेस से अलग दिखाना, खुद को अलग भी दिखाना है और सपोर्ट भी करना है, सरकार में भी बने रहना है, सरकार में भी बने रहना है। एक चीज जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कुलदीप जी, कि जैसे आपने देखा है कि पिछले 4 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब 5वें चरण की बात है कि यहाँ पे यूपी बिहार में ज़्यादातर सीटें हैं, या महाराष्ट्र में बहुत सीटें हैं, बंगाल में भी हैं। मौसम पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, मौसम कैसा रहता हाँ, है। उम्मीद है कि प्री मानसून की बारिश उसमें होगी, क्योंकि कल ही मौसम को लेकर अपडेट आया है कि 1 मई तक केरल में मानसून पहुंच जाएगा, सॉरी 1 जून तक केरल में मानसून पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है, यानी कि तय समय पर मानसून पहुंचता है, तो पूरे देश में माना जा रहा है कि 20 तारीख के आसपास से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। तो प्री मानसून की बारिश जिन इलाकों में होगी, निश्चित तौर पर उन इलाकों में ठंडा रहेगा मौसम। और अभी तक जो बात हीट वेव की हो रही थी, वो मतदान में फर्क पड़ेगा मतदान के लिए, तो ये एक बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी 65% से ज़्यादा या फिर 70% के आसपास अगर वोटिंग होती है तो ये एक बड़ी कामयाबी भी हो, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। आज ही चुनाव आयोग के आंकड़े आए हैं, जिसमें बताया गया है कि पिछले 4 चरण का जो औसत चुनाव मतदान है वो 67% रहा है। 45 करोड़ वोटर्स ने अपने वोट डाले हैं। लेकिन अगर मौसम, जैसा अभी आदित्य जी ने अभी कहा भी है कि अगर मौसम ठंडा रहता है तो वो निश्चित तौर पर मतदान को बढ़ेगा। और एक चीज मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कुलदीप जी, और आपसे भी जानना चाहूँगा कि देखिए, यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रायबरेली, जहाँ पे राहुल गांधी जहाँ से प्रत्याशी हैं, और लखनऊ की सीट जहाँ से राजनाथ सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उन दोनों सीटों पे भी इसी चरण में वोटिंग होने हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प भी होगा, हाँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग। रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, ये 3 इस बार की सबसे हॉट सीट है। चाहे हम सारे राज्यों की बात करें, सबकी नजरें इन्हीं पर होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परीक्षा वाला वो है। अमेठी में पिछली बार हार चुकी है कांग्रेस, अपना गढ़ खो चुकी है, लेकिन इस बार वहां पे कांग्रेस ने बिल्कुल एक अनजाने चेहरे को मौका दिया है। और कांग्रेस पार्टी में तो बोल भी दिया गया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इस बार कांग्रेस को सपा का भी साथ वहां पर मिला हुआ है। अलग बात है, जो परिणाम जैसा भी होगा वो तो भविष्य में हमें पता चलेगा। और दूसरी चीज एक और है कि महाराष्ट्र में लगातार वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन हुआ है, और अगर 2014-19 की बात करें तो वहाँ के राजनीतिक समीकरण भी अलग हैं, गठबंधन भी अलग अलग पार्टियों के साथ है, दोनों ही पार्टियों का। भारतीय जनता पार्टी पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ थी, फिलहाल वो शिंदे गुट के साथ है, और उद्धव ठाकरे जो है कांग्रेस के साथ समझौते में है। तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी नई हैं, तो काफी नहीं, मुझे लगता है महाराष्ट्र को लेकर के एक बात अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ये दोनों पक्षों के जो दावे हैं, जो जब टूट फूट हो रही थी एनसीपी में भी और शिवसेना में भी, जो उस समय के दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास असली पार्टी है, वो फैसला कोर्ट में तो नहीं हो पाया है, लेकिन वो फैसला शायद ये चुनाव कर देंगे कि किसके पास असली पार्टी है। अगर शरद पवार गुट के समर्थन से महाविकास अघाड़ी को ज्यादा वोट मिलते हैं कांग्रेस वाले को, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर एनसीपी असली, अभी भी एनसीपी के समर्थक जो है वो शरद पवार के साथ है, अजीत पवार के साथ नहीं। ऐसे ही शिवसेना वाले मामले में भी कहा जा सकता है कि अगर उद्धव ठाकरे गुट जीतता है तो उधर समर्थन असली है। तो निश्चित तौर पर यह भी एक देखने लायक बात है। काफी दिलचस्प है।
और इस बार 13 सीटों पर चुनाव है महाराष्ट्र में, यानी कि असली चुनाव तो महाराष्ट्र में इस बार ही होने जा रहा है। तो यह भी एक देखने लायक बात होगी। इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेना चाहेंगे और डीएनए के साथ जुड़े रहिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी ही खबरों को पाने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया।